गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो है आपका पुष्पी पादपों की आकारिकी एवं पुष्प। तो देखिएगा, जो पुष्पी पादपों होता है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉडिफिकेशन। क्या कहेंगे भाई? मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा प्लांट कहता है भाई? फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कहता है कि पुष्पीय पादपों का आकारिकी और उसकी विभिन्नता। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, आपके पास प्लांट बनाते हैं। तो पहले प्लांट बनाने के पहले समझिएगा, सबसे पहले ये आपके पास क्या है? सीड है। ये क्या है भाई? आपका सीड। और सीड का निर्माण केवल कौन से प्लांट में होता है? आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। मतलब जिस पौधे में पुष्प का निर्माण होगा वही पौधा क्या कहलाएगा? आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिएगा, सीड तो आपका जिम्नोस्पर्म में भी बनता है। किसमें बनता है? जिम्नोस्पर्म में। बट उसके सीड के ऊपर सीड कोट क्या रहता है? आपका एब्सेंट रहेगा। जिम्नोस्पर्म में कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, केवल एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? सीड का। अब ये जो सीड होगा ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? सर्वप्रथम जल को एब्जॉर्ब करेगा। और पौधा जल को एब्जॉर्ब तभी करेगा जब कोई भी प्लांट में मैग्नीज रहेगा। क्या रहेगा? आपका मैग्नीज। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। मतलब दुनिया का कोई भी पौधा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी पौधा जब उस पौधे में क्लोरीन रहेगा और दूसरा मैग्नीज रहेगा तभी ये जल को एब्जॉर्ब करेगा। जब जल को एब्जॉर्ब करेगा तो इसी की उपस्थिति में ही पौधा ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता। क्लियर हुआ? पौधा ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर निकालता। जल कब ग्रहण करेगा? जब पौधे में क्लोरीन और क्या है? मैग्नीज है। इसी की उपस्थिति में जल से क्या बाहर निकाल दिया? ऑक्सीजन को। क्लियर हुआ? अब कोई भी जो सूखा बीज होगा वो जल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो शरीर के कहाँ कर रहा है? अंदर कर रहा है। मतलब इम्बिबेशन होता है, अंतः चूषण बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, दुनिया का कोई भी सूखा बीज अगर जल का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसको कहते हैं इम्बिबेशन। कहेंगे क्या? कहेंगे उसको इम्बिबेशन। अब ये जल का एब्जॉर्प्शन किया तो इसका सीड कोट क्या हो गया? फूल गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ठीक है भाई, कोई भी सूखा बीज है तो जल का एब्जॉर्प्शन किया, तो सूखा बीज जल का एब्जॉर्प्शन किस भाग से करता है? तो वो कौन सा भाग होता है? आपका माइक्रोपाइलर। आपको पूछेगा कि सूखा बीज जल का एब्जॉर्प्शन किस भाग से करता है? तो माइक्रोपाइलर। अब जल का एब्जॉर्प्शन कर लिया, सीड कोट इसका क्या हो गया? आपका फूल गया। अब सीड कोट क्या हो गया? फट गया। और एम्ब्रियो क्या कर दिया? अंकुरण कर दिया। एम्ब्रियो क्या किया? अब अंकुरण किया। इधर देखिए, अब अंकुरण किया तो अब ये क्या हुआ भाई? एम्ब्रियो क्या हो गया? इसका अंकुरण कर दिया। क्या कर दिया? अंकुरण किया। ठीक है, तो नीचे किसका निर्माण करेगा? रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट सिस्टम का। और ऊपर किसका फॉर्मेशन करेगा? तो स्टेम सिस्टम का। क्या करेगा भाई आपका? या उसी को सूट बोल देते हैं, सूट सिस्टम बोलेंगे। किसका कितना सिस्टम का निर्माण करता है? तो पहला होगा आपका रूट सिस्टम और दूसरा क्या होगा? आपका स्टेम सिस्टम। तो देखिएगा, जब निर्माण किया तो एक पौधे का धीरे धीरे क्या करेगा? एक पौधे का निर्माण किया। अब कितना का निर्माण कर दिया? एक प्लांट का क्या किया भाई? उन्होंने निर्माण किया। ये देखिएगा, एक प्लांट का क्या किया? उन्होंने निर्माण किया। क्लियर है? तो एक पौधे में देखिएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा? आपका रूट। ये वाला क्या कहलाएगा? आपका स्टेम। ये वाला क्या कहलाएगा? आपका लीफ कहलाएगा। ठीक, और जहां से आपका लीफ निकला रहता है उस जगह क्या होता है? आपका नोड। और दो लीफ के बीच को हम क्या कहते हैं? स्टेम। इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनोड। ये क्या होगा? इसका फ्लावर। ये क्या होगा? इसका अपेक्स, जिसको कहते हैं शूट अपेक्स।
मतलब ये पौधे के पुष्प का क्या हो गया, आपका भाग हो गया। तो रूट मतलब देखिएगा रूट अलग अलग है, अभी आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक, जब रूट बस पढ़ाएंगे तो देखिएगा रूट का काम होता है भोज्य पदार्थ वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ। पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करना, भाग लेना। क्या काम करता है भाई, पत्ती का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। अब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करता है, तो ध्यान से समझिएगा। पौधे के पत्ती में मैग्नीशियम होता है, क्या रहता है, मैग्नीशियम। पहला ध्यान समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा तभी भाग लेगा जब पौधे की पत्ती में क्या होता है, मैग्नीशियम। अगर पूछा ऐसा कौन सा तत्व की उपस्थिति में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता, तो कौन सा तत्व होगा आपका, पहला। दूसरा कि पौधे के पत्ती में ऐसा कौन सा पिगमेंट्स होता है, पौधे के पत्ती में ऐसा कौन सा पिगमेंट्स होता है जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तो दुनिया की सभी पौधे के पत्ती पे या थैलस में क्लोरोफिल एक कॉमन होता है जो सब में रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर हुआ। मतलब पौधे की पत्ती में क्या प्रेजेंट रहेगा, मैग्नीशियम। तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करेगा, भाग लेगा। और कौन सा पिगमेंट्स रहेगा, तो क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता। आया उसमें यहाँ तक। दूसरा देखिएगा, अब ये पौधे की पत्ती है, क्या है भाई, पौधे की पत्ती है। जब पौधे की पत्ती में क्या बताया आप लोग को, मैग्नीशियम, और इसी की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। और इसी की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम ज्यादा रहेगा तो प्रोटीन का क्या होगा, संश्लेषण होगा। मीन्स राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। क्योंकि देखिएगा जैसे कि 70S राइबोसोम है तो ये कितने सब यूनिट से मिला बना होता है, दो। पहला 30S और दूसरा क्या होगा, 50S। ये दोनों राइबोसोम तब जुड़ेगा जब मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बायो है ये, मैथ्स नहीं है, ठीक। 70S 30S और 50S दोनों से मिलके ये दोनों सब यूनिट है, ठीक। जैसे 80 होता है, ये 80S होता है 40S से, और दूसरा कितना होता है, 60S से। ये जोड़ना नहीं है, गणित नहीं है, ये बायो है। क्लियर हुआ। मतलब 70S 30 और 50S मिलके कितना बनाया आपका, 70S जो प्रोकैरियोटिक्स में रहता है, ठीक। जब मैग्नीशियम ज्यादा रहेगा तो ये दोनों सब यूनिट आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब मैग्नीशियम का रैंक कम रहेगा तो दोनों आपस में खुल जाएगा। जब प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, आ गया समझ। उसी प्रकार से 80S कौन से कोशिका में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल पे। मनुष्य में कौन सा पाया जाता है, तो 55S राइबोसोम पाया जाता है, जो 25S और दूसरा 35S सब यूनिट से मिलकर बना होता। आया समझ। ये बताऊंगा आगे मैं आप लोगों को, सेल आर्गन में साथ पढ़ा दिया हूं मैं, आप लोग जो पढ़े होंगे शुरू वाले बच्चे। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, तो ये समझ आ गया, लिप का समझ आ गया, तो डाउट कहीं पास। हाँ हाँ, और जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ है तक के, आगे बढ़ूं मैं, ठीक। इधर देखिए, ये किसकी बात कर दिया मैं आपको, पत्ती की। पत्ती की अभी और सुनिएगा। अगर ये पत्ती है, ये क्या है भाई, पौधे की पत्ती। अभी बेसिक बता रहा हूं मैं, अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी मतलब अभी सिर्फ प्लांट के बारे में बता रहे हैं। अब ये पौधे की क्या है, पत्ती है। तो पौधे के पत्ती में जो स्टोमेटा होगा, पौधे के क्या होगा, पत्ती पे जो स्टोमेटा होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिएगा ये डाइकाट का हुआ, कौन सा प्लांट का होगा यार, डाइकाट प्लांट का। ठीक, इधर देखिएगा क्या होता है भाई आपका। अब पौधे की क्या है, ये पत्ती है। तो पौधे के पत्ती देखिएगा ये डाइकाट का है। ये कौन सा काट का है, ये डाइकाट का है। तो डाइकाट का है, तो जब पौधे की पत्ती क्या होगा, इसमें जो स्टोमेटा रहेगा वो केवल लोअर सरफेस हो जाएगा, केवल लोअर सरफेस।
मतलब डाई काट में स्टोमेटा कहाँ रहेगा? हमेशा लोअर सरफेस है, यहाँ पास रहेगा। लोअर सरफेस में क्या रहेगा आपका? स्टोमेटा। और इस प्रकार के जो स्टोमेटा होगा डाई काट में जो स्टोमेटा होगा वो किस प्रकार के होगा आपका? किडनी शेप्ड होगा। कैसा होगा भाई आपका? किडनी शेप्ड। क्लियर हुआ? मतलब डाई काट के पत्ती में स्टोमेटा कैसा होगा? किडनी शेप्ड। और स्टोमेटा कहाँ रहेगा? केवल पौधे पत्ती के निचली सरफेस। क्लियर हुआ? जबकि मोनोकाट के पौधे के पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पर, पौधे के पत्ती के ऊपरी और निचली सतह पर दोनों जगह पर स्टोमेटा पाया जाता है। दोनों जगह पे क्या मिलेगा? स्टोमेटा। और इसका जो स्टोमेटा होगा वो भगवान शिव का डंबल शेप्ड होगा। भगवान शिव का किस शेप में होगा? डंबल शेप्ड। डंबल शेप्ड मतलब ऐसे रहेगा, इस प्रकार का जो रहेगा वो कौन शेप्ड होगा आपका? डंबल शेप्ड। और इस प्रकार का जो है वो कौन शेप्ड होगा? किडनी शेप्ड होगा। बट एक बीजपत्री पौधे के पत्ती के जिस जगह पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा उस जगह पे बुली फार्म की सेल पाया जाता है, केवल मोनोकाट के। ये इस जगह पे कौन से रहेगा? बुली फार्म की सेल। सर एक बार और बोल दीजिए बुली फार्म को। हाँ, इधर समझिएगा, ध्यान समझिएगा। बताया आप लोग को एक बीजपत्रीय पौधे की पत्ती मतलब पैरल वेनेशन है। इसके स्टोमेटा कहाँ रहेगा? ऊपर और नीचे दोनों जगह पे है। इसका स्टोमेटा किस प्रकार का बताया आप लोग को? भगवान शिव का डंबल शेप्ड बताया। जिस जगह पे इसका स्टोमेटा रहेगा उसी जगह पे कौन सेल बताया मैं आप लोग को? बुली फार्मा की सेल। केवल मोनोकाट के प्लांट में मिलेगा, डाई काट के प्लांट में वो नहीं मिलेगा। इसी कारण जब तेज हवा चलता है, कौन सा हवा चलता है? तेज हवा। जब मोनोकाट का प्लांट नीचे गिर जाता है और पुनः वापस आ जाता है, जबकि डाई काट का प्लांट ऐसा नहीं होता। वो एक बार हवा चला तो वो पौधा पत्ती क्या हो जाएगा या पेड़ नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो बहुत जल्दी जो टूटने का काम होता है वो कौन प्लांट में होता है? डाई काट प्लांट में। जबकि एक बीजपत्री पौधों के प्लांट में ऐसा नहीं होता। सर को भी नहीं सका था। हम लोग फिजिक्स क्लास में पूरा पागल हो जाते हैं भाई, तबीयत खराब हो जाता है हम लोग। सिगरेट पी रहे थे थोड़ा हल्का इसमें बोलता है मैं बैठ के पी रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? कोई डाउट कहीं पास? सर एक बार फिर से बताइए तो इधर समझिएगा ना यार। डाई काट का प्लांट इधर देखिए, जैसे बीज अंकुरित हुआ तो ऐसे इसका ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनेगा। ये मोनोकाट का हुआ। ये कौन सा काट का होगा? मोनोकाट। मतलब इसमें काटिलिडन की संख्या क्या होता है? 1। तो ऐसे पौधे के जो पत्ती होगा वो ऐसे बनता है कि नहीं बनता? ये रहता है ना। मतलब कुल मिला के ऐसे पौधा को जो पत्ती हुआ वो इस प्रकार का है, पैरल वेनेशन है। पैरल वेनेशन मतलब समांतर सिरा विन्यास। अब ऊपर में स्टोमेटा है, नीचे स्टोमेटा है। क्लियर है? दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह स्टोमेटा है। क्या है आपका भाई? स्टोमेटा। और जिस जगह पे स्टोमेटा होगा मोनोकाट में, वहां पास एक सेल पाया जाता है जिसको कौन सेल बताया मैं आप लोग को? बुली फार्म की सेल बताया, कोशिका बताया। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? जबकि डाई काट के स्टोमेटा में ऐसा नहीं पाया जाता। ये बताया कि इसका जो स्टोमेटा होगा, किसका स्टोमेटा? मोनोकाट का। वो बताया डंबल शेप्ड बताया था। कौन शेप्ड बताया था? डंबल शेप्ड। क्लियर हुआ? डाई काट का कौन सा स्टोमेटा रहेगा आपका? किडनी शेप्ड। लेकिन केवल कहाँ रहेगा? पौधे की पत्ती के लोअर साइड। आ गया समझ? अब ये स्टोमेटा खुलता और बंद होता क्यों है?
पूछा कौन से तत्व की उपस्थिति में खुलता है और बंद होता है, तो याद रखना पोटेशियम तत्व की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। आ गया समझ आता कि कौन किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम के की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलता है और बंद। ध्यान से समझिएगा, मैं 3 तत्व ऐसा 3 तत्व का नाम बताया हूं जो कहां से क्वेश्चन बनता है। पहला बताया मैग्नीज, जिसमें पौधा जल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। दूसरा मैग्नीशियम, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करेगा? भाग, जिसमें क्लोरोफिल सभी में रहेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। तीसरा क्या बताया? पोटेशियम, जिसे स्टोमेटा ओपन और क्या होगा आपका? क्लोज। अब लीफ के बाद आते हैं अपन नोड और इंटरनोड। इधर देखिएगा आप, अब लीफ के बाद अपन क्या देखते हैं भाई? नोड और इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड का मतलब समझिएगा। इधर देखिए, ये पौधे का क्या हुआ? तना। तो यहाँ पर देखिएगा जहां जहां गांठ मिलेगा, जहां जहां क्या मिलेगा? गांठ। तो जहां गांठ मिलेगा उस गांठ को अपन क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और 2 गांठ के बीच को अपन क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। क्लियर है? इसी नोड के आधार पर पौधे के तना को, पौधे के जड़ को और पौधे के राइजोम को पहचाना जाता है। ध्यान समझिए, जिसमें नोड और इंटरनोड रहेगा वो किसका मॉडिफिकेशन होगा? स्टेम का। ध्यान से समझिएगा, जिसमें नोड और क्या रहेगा? इंटरनोड, वो किसका मॉडिफिकेशन होगा? स्टेम का। क्लियर हुआ? जैसे कि मान लीजिएगा आलू ऐसे ऐसे रहता है, गड्ढा देखे होंगे, यही से ऐसे निकला रहता है, देखे कि नहीं देखे? तो आलू किसका मॉडिफिकेशन होगा? क्लियर हुआ? अगर इसी नोड के पास अगर स्केल लीफ है, कैसा है? तो स्केल लीफ है नोड के पास। जैसे कि देखिएगा, ये देख रहे हो ना, नोड के पास अगर स्केल लीफ है, क्या है ये? स्केल लीफ है। मॉडिफिकेशन किसका? लेकिन स्टेम नंबर किसको क्या बोल देते हैं? क्लियर हुआ? मतलब नोड के ऊपर क्या है? स्केल लीफ है, तो वो किसका मॉडिफिकेशन कहेंगे? उसको राइजोम का। क्लियर हुआ? और जिस पौधे के जड़ पे नोड एब्सेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका रूट कहलाएगा। जिसमें नोड एब्सेंट रहेगा वो किसका मॉडिफिकेशन होगा? रूट का। किसका मॉडिफिकेशन होगा? वो जड़। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? सर, तो आलू में इंटरनोड और नोड दोनों पाया जाता है। ठीक, आगे समझ आता के? चलिए अब अगला देखते हैं इसमें। हाँ, इसके बाद आता है आपका फ्लावर। इसके बाद क्या होता है आपका भाई? फ्लावर। तो बड बनने के पहले ध्यान समझिएगा, इधर समझ लीजिएगा। अभी सिर्फ हम पौधे के बारे में बता रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़ रहे भाई, हम पहले बता दिए। अब ये पौधे का पत्ती से, जब पौधे के पत्ती में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आया सनलाइट यहाँ पास, तो पौधे कौन सा लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है? ठीक, क्योंकि रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? ज्यादा, और ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? कम। कौन सा लाइट में? लेकिन एब्जॉर्ब कौन सा लाइट को ज्यादा करता है? ध्यान से समझिएगा, खाता ब्लू को है लेकिन काम किस में ज्यादा करता है? रेड में। आया समझ? खाता किसको कम है? रेड को। ठीक, नहीं आया समझ? अरे भैया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक मात्रा में कौन सा लाइट में होगा? रेड लाइट। लेकिन रेड लाइट को पौधा एब्जॉर्ब क्या करता है? कम करता है। और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब क्या करता है? ज्यादा। सबके पास ब्लू साड़ी होगा या ब्लू कलर का कपड़ा होगा। आया समझ? अधिकतर इस कलर को लेते ही है, क्योंकि सबसे जो अट्रैक्ट करता है वो ब्लू लाइट ही। आया समझ? तो डाउट नहीं पास? आ गया समझ? तो अब रेड लाइट को क्या किया? अब्जॉर्ब कर लिया, प्रकाश संश्लेषण की क्या होगी? क्रिया होगी। जैसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कहाँ हुआ? पौधे के पत्ती पे। अब पौधे की पत्ती से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो यहीं पास एक हार्मोन्स होता है, फ्लोरिजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स बनता है? फ्लोरिजन। अगर पूछा फ्लोरिजन हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ होगा,
तो वो संश्लेषण कहाँ होता है? स्टेम पे। ध्यान से समझिएगा। अब फ्लोरिजन हार्मोन का संश्लेषण कहाँ हुआ? स्टेम में। जैसी स्टेम में हुआ, एक छोटा सा क्या बना दिया? वो बड बना दिया। क्या बना दिया? बड बनाया। और जैसी बड बनाया तो इसी बड से आगे चल के फ्लावर का क्या किया? निर्माण किया। किसका निर्माण कर दिया? फ्लावर का। तो फ्लावर का निर्माण किया मतलब वो पौधा कौन सा पौधा हो जाएगा? फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर हुआ है तक के? अब पौधे के अपेक्स में, पौधा का क्या होगा? अपेक्स। उसी को कहा जाता है आपका सूट अपेक्स। कौन सा अपेक्स कहा जाता है? सूट अपेक्स। या इसी को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक। या इसी को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। या इसी को हिंदी में कहा जाता है शीर्ष। तो दुनिया का प्लांट का इकलौता भाग है जहां पास कोई भी बीमारी नहीं लगता, वो केवल पौधे का कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। इसी भाग का कल्चर किया जाता है डिजीज रेसिस्टेंट तैयार करने, मतलब बीमारी रहित पौधा बनाने के लिए पौधे का किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा भाग होगा? क्लियर हुआ? यस मत लिख लो। बीमारी रहित पौधा तैयार करने के लिए पौधे के शीर्ष भाग का उपयोग किया जाता। हो गया? अगर पूछा बीमारी रहित पौधे के किस भाग का उपयोग करना चाहिए तो शीर्ष। मतलब कौन सा भाग? तना का शीर्ष भाग। क्लियर हुआ? अब पौधे को पूरे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होगा रूट, दूसरा होगा लीफ और तीसरा होगा आपका स्टेम। क्लियर हुआ? तो पहला हेडिंग डालिएगा आप रूट। पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग। अब रूट देखते हैं। क्या देखते हैं भाई अपन? रूट। हेडिंग डालेंगे रूट को। हाँ जी बोलिए। इधर देखिएगा, कोई भी पौधा सबसे पहले अधिक मात्रा पे ब्लू लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कम मात्रा में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेड लाइट पे ज्यादा होती है और ब्लू लाइट में क्या होगा? कम। क्लियर हुआ? आ गया? सबा, सुप्रिया, दीपिका, सुमित्रा। यस सर। ठीक, चलिए अब अगला हम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे भाई? रूट देखते हैं हम। इधर आप समझिएगा, रूट को पूरे अच्छे तरीका समझिएगा। इधर देखिएगा, जो रूट होगा, रूट तो जनरली 2 ही ग्रुप में बांटा गया। इधर समझ लीजिएगा, ये बीज हुआ अगर जमीन के अंदर गहराई पे गया, जमीन के गहराई पे गया, तब उसे क्या कहते हैं? टैप रूट कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? टैप रूट। अगर जमीन के गहराई तक के नहीं गया तो उसको कहते हैं एडवांटेज रूट। मतलब अपस्थानिक जड़े कहेंगे। और टैप रूट को क्या कहेंगे? तो अपन मूसला जड़े कहेंगे। तो जो पहला जड़ निकलेगा वो कहलाता है प्राथमिक जड़। कौन सा जड़ कहलाएगा? प्राथमिक, मतलब प्राइमरी रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी रूट। अगर इससे ब्रांच निकला तो ये कहलाता है सेकेंडरी रूट। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी रूट कहलाएगा। क्लियर? इसी सेकेंडरी रूट को ही लेटरल रूट कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना। जो ब्रांच रूट बनता है वही रूट क्या कहलाएगा हमारा? लेटरल रूट, जिसको कहते हैं पार्श्वी जड़। कौन सा जड़ कहेंगे? पार्श्वी जड़। तो पार्श्वी जड़ केवल डाई काट के पौधों में मिलता है, ना कि मोनो काट के प्लांट में। आया समझ? तक नहीं आया समझ? सेकेंडरी रूट ना? हाँ, इधर देख, सेकेंडरी रूट बना।
इसी सेकेंडरी रूट को हम क्या कहेंगे? लेटरल रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटरल रूट। या इसी लेटरल रूट को हम क्या कहते हैं? पार्श्वीय जड़। क्या कहेंगे? पार्श्वीय जड़। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन को पूछता है कि लेटरल रूट का निर्माण किससे होता है। क्लियर हुआ? तो लेटरल रूट का निर्माण किससे होता है पहले देखो आप, कि बाद में बता देंगे, अभी बता देते हैं या बाद में कब आ जाता। इधर देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछा लेटरल रूट का निर्माण किससे होता है। ठीक, इधर समझ लो पहले। सबसे पहले रूट के बाहर की तरफ एक लेयर पाया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे? इपिब्लेमा। रूट है तो क्या कहेंगे उसको? इपिब्लेमा। अगर पौधे का तना है तो वो एपिडर्मिस। अब एपिब्लेमा के बाद जो नीचे वाला भाग क्या कहलाता है आपका? कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस। क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या कहलाता है? पेरीसाइकल। क्या कहलाएगा? पेरीसाइकल। फिर पेरीसाइकल के बाद क्या होता है आपका? वास्कुलर बंडल। तो इसका पूरा पूरा जो श्रेय जाता है, लेटरल रूट का जो निर्माण करता है, वो पूरा श्रेय किसको जाता है? तो एंडोडर्मिस। क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा लेटरल रूट का, सॉरी नहीं, लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल को जाता है। यहाँ लिखिएगा लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल को जाता है। इसमें तो कैस्पेरियन का स्ट्रिप पाया जाता है। लिखिएगा लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल को जाता है। हो गया? लिख ली? हाँ, लिखिएगा लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल करता है। एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल। और मैं आप लोग को बता देता हूं, जो सुनने में आया है, कल की खबर है, ठीक, जो 436 बोल रहे थे ना, ठीक, वो समथिंग 2000 पोस्ट है। आया समझ? हाँ, जो बोल रहे थे ना 436 है, वो 2000 पोस्ट है। क्लियर है? क्लियर हुआ? ये कल का है, कल हमको जो न्यूज मिला उसके हिसाब। हाँ, लिखिएगा, एक लाइन में लिखे, लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल के द्वारा होता। लिखिएगा लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल के द्वारा। हाँ, लेटरल रूट का निर्माण पेरीसाइकल के द्वारा होता। लिख लिए? सीक्वेंस को अभी मत पढ़ो, सीक्वेंस कोई मतलब नहीं है, सीक्वेंस आगे पढ़ोगे आप लोग। सबसे बाहर एपिब्लेमा, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकल, उसके बाद वास्कुलर बंडल। तो अगर पूछा लेटरल रूट का निर्माण या पार्श्वी जड़ का निर्माण कौन करता है, तो पेरीसाइकल। क्लियर है? नीचे और लिखिएगा उसी पे नोट करके, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन की स्ट्रिप पाई जाती है। लिखिएगा एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन की स्ट्रिप पाई जाती है। ये क्वेश्चन को पूछता है कि कैस्पेरियन का स्ट्रिप किसमें पाया जाता है, तो किसमें मिलता है भैया? आपका एंडोडर्मिस में मिलता है कैस्पेरियन का स्ट्रिप। इसका काम होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना, और इसी के थ्रू जल क्या होता है? अंदर जाता है। ये देखिएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है। ये हुआ हमारा एंडोडर्मिस। कौन सा हुआ भाई? हमारा एंडोडर्मिस। ठीक, यहाँ पास होता है हमारा वास्कुलर बंडल। क्या होता है? वास्कुलर बंडल। तो अंदर वाला कहलाता है आपका जाइलम। अंदर क्या कहलाएगा भैया? आपका जाइलम। बाहर वाला कहलाता है आपका ये फ्लोएम। क्या कहलाएगा? बाहर आपका फ्लोएम। क्लियर हुआ? तो जो वास्कुलर बंडल के बीच में जो ये बनता है, ये ठीक,
ये तो होता है आपका, क्या रहता है आपका, ये दोनों कैम्बियम रहता है, क्या रहता है आपका, कैम्बियम। ठीक, और इसी में ऐसे जब रिंग बनता है इसको कहते हैं कैम्बियम रिंग भी बोल देते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग का बोल देते हैं। और इसी को हम ऐसे जो सेल्स रहता है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। तो इसी पे ऐसे पट्टी, ऐसे रेसे पाई जाती है, रे पाई जाती है, मेडुलरी रेस। ठीक है, क्या पाया जाता है, मेडुलरी रेस। तो इसी के अंदर पे ऐसे स्ट्रिप पाया जाता है, छोटे 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 जैसे रहता है, तो वही कहलाता है कैस्पेरियन का स्ट्रिप कहलाता है। क्लियर हुआ, ये तो पूरा मेडुलरी रेस कहलाता है, ये जो पौधे को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्लियर हुआ यार, आ गया समझ, नहीं आया? बताया तो यार, जल को अंदर ले जाने का कार्य करता है। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखिए अगला, अब कहता है कि जब पौधे की जड़ होगा तो जड़े जमीन की तरफ क्या होगा, धनात्मक होता। इधर देखिएगा, जो रूट होगा वो मिट्टी की तरफ मतलब सॉइल की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा। ठीक है, जबकि ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रकाश की ओर ऋणात्मक होता है। मतलब रूट का काम होता है जमीन की तरफ धनात्मक और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन दुनिया का कोई भी पार्ट्स, या पौधा का पत्ती हो, या पौधा का तना हो, या पौधा का पुष्प हो, या पौधा का जड़ हो, ये सब किसकी तरफ गति करता है, तो प्रकाश की ओर गति करता है। ये याद रखना, किसकी ओर गति करता है, प्रकाश की ओर। क्लियर हुआ, इसी कारण कोई भी पौधे का जो जड़ रहता है वो ऐसे अंकुरित करता है। ये देखिए, मतलब ये फ्लाइट की तरफ ऊपर की ओर जाने का कोशिश करता है। आया समझ, और ये तो ऑलरेडी प्रकाश की ओर जा ही रहा। आया समझ यहाँ तक? तो ये क्या कहलाएगा अभी आपका रूट। तो पहला देखिएगा, जो मुख्य शाखा से निकला वो क्या कहलाएगा, टैप रूट। उसके जो शाखा निकला वो क्या कहलाएगा, लेटरल रूट, या उसी को कहते हैं सेकेंडरी रूट। उसी से और निकल गया तो टर्सरी रूट। और ये जितने भी जो रूट होता है सेकेंडरी टर्सरी, उन सबको हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट या पार्श्वी जड़ें कहते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है, तो पेरिसाइकिल। क्लियर हुआ, नेक्स्ट लिखिएगा। हो गया, अब नीचे, अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। भाई अभी तक के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेता है, पौधे की पत्ती और तना। तो बहुत सारे ऐसे पौधे का जो जड़ होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, लिखिएगा उसको बोलते हैं ट्रापा। और लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाली जड़ का नाम ट्रापा, ट्रापा, और दूसरा टिनोस्पोरा। लिखिएगा टिनोस्पोरा, ट्रापा और टिनोस्पोरा। ये दो ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। क्या में भाग लेता है, तो जड़। ये ग्रीन कलर के होते हैं ना सर? हाँ, अरे अभी बहुत खाए हो, गिलो खाए हो, गिलोय, गिलो खाए हो ना कोरोना में, वो कौन सा पौधा है, टिनोस्पोरा है। क्लियर हुआ, सर हाँ। आप बताइए क्या क्या है? पहला ट्रापा और दूसरा टिनोस्पोरा। ये दो ऐसा पौधा है जिसका जड़ मतलब रूट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। क्लियर हुआ यार, कोई डाउट कहीं पास, बन जाएगा यहाँ तक की। अब लिखिएगा, लिखिएगा रूट की नामांकित चित्र, हेडिंग डाल लीजिएगा, रूट के भाग या रूट के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ रूट। अब रूट के पार्ट्स का डायग्राम बना देता हूं यार मैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग रहता है वो क्लियर समझ आ जाएगा आप लोग को यहाँ।
सर हाँ जो आप नाम लिख रहे हैं उसको बता दीजिए ना, कुछ वो पढ़ा नहीं रहा है, क्या बोले? ठीक से देख भी नहीं रहा है। इधर देखिएगा, ये होता है रूट हेयर, दूसरा सेल इलोंगेशन, तीसरा सेल डिवीजन, चौथा रूट कैप। इसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए समझा दूं अब मैं। नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है रे? ये देखो हिला उला दिए। पहले से ना आप छोटा छोटा लिखने लग गए हो ना, करके और नहीं दिखता है, नहीं तो ब्लर में थोड़ा समझ में आ जाता था। चलो ठीक है, बड़ा बड़ा लिखे क्या? थोड़ा सा सर, डायग्राम बड़ा करेंगे और वो ना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, आप बोलते हो तो फिर हो जाता है। हाँ ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, देखिए। हाँ, इस बार समझ आ गया। काफी बड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैनेजर साहब? हाँ सर, ठीक हूँ। छुट्टी कब से दे रहे सर? आज से, कल से? अरे इन बच्चों को बोल देना छुट्टी कब से देना है। आप बताओ सर। छुट्टी नहीं दी। पांडे सर का तो धनतेरस को क्लास है, छोटा दिवाली को क्लास है। दिवाली को छुट्टी नहीं है बस। तो ये थर्ड नंबर में क्या लिखे हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसी को कहते हैं अपन ग्रोविंग रीजन बोलते हैं, या अपेक्स टिश्यू बोलते हैं इसी को। अब ध्यान से समझाता हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा भैया, बता दूं समझा दूं मैं। सबसे पहले देखिएगा, ये रूट के भाग होते हैं। रूट के जनरली कितने भाग होता है? तो 4 भाग। पहला भाग कहलाता है आपका रूट अपेक्स, दूसरा कहलाता है आपका ग्रोविंग पार्ट जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा पार्ट होता है आपका सेल का इलोंगेशन, और चौथा होता है रूट हेयर। तो नीचे से देखिएगा क्रम वाइज, क्या कहते हैं भाई? क्रम वाइज। इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, नीचे से समझेंगे समझ आएगा। ये पौधे का क्या हुआ? जड़ हुआ, ठीक। तो पौधे के जड़ के जो निचले वाले भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है आपका रूट कैप कहलाएगा। ये रूट कैप क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस से मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मैकेनिकल वर्क क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो इसका जो रूट कैप होता है वो 2 चीज का बना होता है। अगर डाइकाट का प्लांट है तो कैलेप्ट्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है रूट कैप? कैलेप्ट्रोजन का। कैलेप्ट्रोजन का बना होता है। किसका? डाइकाट का रूट कैप किसका बना होता है? कैलेप्ट्रोजन का। अगर वो मोनोकाट का है, वो डिट्रो कैलेप्ट्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है? डिट्रो कैलेप्ट्रोजन का बना होता है। ध्यान समझिएगा। लेकिन जनरली मोनो का डाइकाट नहीं देता, इसमें डायरेक्ट पूछता है रूट कैप किसका बना होता है। आपके दिमाग में होना चाहिए सिर्फ कैलेप्ट्रोजन। क्लियर? अगर पूछा पौधे का रूट कैप किसका बना होता है तो कैलेप्ट्रोजन का। किसका कार्य करता है? तो मैकेनिकल कार्य करता है। बैक्टीरिया वायरस को बचाने का क्या करता है? ये कार्य करता है। पहला कंडीशन आगे समझ आ सके। दूसरा, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन जो होगा इसको कहते हैं सेल डिवीजन रीजन। क्या कहेंगे इसको? सेल डिवीजन का रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहेंगे? सेल डिवीजन रीजन। इसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे इसी को? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि इसमें सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा। लगातार इसमें कोशिका का क्या होगा? विभाजन होगा। इसी कारण पौधे के जड़ में शांत कोशिका पाया जाता है। लिखिएगा, पौधे के रूट कैप में क्यू स्कैंड्स पाया जाता है, शांत कोशिकाएं पाया जाता है। यही पास लिखिएगा क्यू स्कैंड। क्यू स्कैंड की सेल पाई जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं शांत कोशिका। अगर पूछा आपसे कि हाँ रूट कैप के पास, अगर पूछा कि क्यू स्कैंड की कोशिका किसमें पाई जाती है तो रूट कैप के पास। आया समझ? अगर पूछा शांत कोशिका कहाँ मिलता है तो रूट में। आया समझ? मतलब रूट देगा तब भी आंसर, रूट के देगा तब भी आंसर, मतलब कुल मिला के दिमाग में अपना जड़। आया समझ? दूसरा, अब सेल का डिवीजन हो गया, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8। जब 8 हो गया तो बीच वाला कहलाता है सेल का इलोंगेशन।
क्या कहलाएगा? सेल का इलोंगेशन, मतलब कोशिका का दीर्घीकरण। तीसरा क्या कहलाएगा? कोशिका का दीर्घीकरण, मतलब सेल की लंबाई में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो तीसरा अवस्था क्या कहलाएगा? सेल का इलोंगेशन। क्लियर हुआ? जब चौथा, फिर यहां से क्या निकलता है आपका? रूट हेयर। क्या निकलता है आपका? रूट हेयर। अगर आपसे पूछा अधिक मात्रा में पौधा जल का अब्जॉर्प्शन किससे करता है, तो रूट हेयर से। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा कि पौधे में रूट हेयर का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है, तो लिखिएगा परिपक्व अवस्था से रूट हेयर का निर्माण होता है। ये मैच्योरेशन फेज होता है। और फेज होता है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था, जिससे रूट हेयर का निर्माण होता है। क्वेश्चन को पूछता है कि रूट हेयर का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है, तो रूट हेयर का निर्माण पौधे के कौन से भाग से होगा? परिपक्व भाग से रूट हेयर का क्या होगा? निर्माण। आप क्यों नहीं लिख रहे? ठीक, मतलब पौधे के अगर पूछा रूट हेयर का निर्माण पौधे के किस भाग में होगा, तो पौधे के परिपक्व भाग में। कहानी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इसका। अब लिखिएगा रूट सिस्टम। हाँ जी, जो आप बोले कि जैसे रूट बढ़ता है तो उससे होता है सेल इलोंगेशन से बढ़ता है। क्या बोले? रूट की साइज से बढ़ती सेल इलोंगेशन से। सेल देखिए, एक सेल से दो सेल हुआ, मतलब सेल का डिवीजन। 2 से 4, 4 से 8 को कोशिका का लगातार विभाजन हो रहा है, तो सेल पे क्या होगा? लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो सेल का क्या होगा? इलोंगेशन होगा। अब सेल का इलोंगेशन हो गया तो सेल पक गया तो रूट हेयर का क्या होगा? निर्माण होगा। अरे जब हम बुढ़े हो जाएंगे तभी तो हमारा बाल पकेगा। यस, पौधे का परिपक्व भाग से पौधे का परिपक्व भाग दोनों अलग अलग है। ये वाला रूट कैप, ये ग्रोविंग पाइंस, ये जो बीच वाला भाग वो सेल इलोंगेशन, और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? परिपक्वन भाग। तो इसी को तो परिपक्वन भाग लिखवाया हो, ये सेल इलोंगेशन है, दीर्घीकरण बोलते हैं इसको। नहीं समझ? अरे भाई ये याद रखो, ये पौधे का तना है, मिट्टी के निचले वाला जस्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? रूट हेयर। आया समझ? लिखिएगा रूट हेयर मतलब क्या होता है? पौधे के परिपक्व भाग से क्या होता है? रूट हेयर का निर्माण। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखिएगा रूट सिस्टम। हो गया? रूट सिस्टम पढ़ा दूं मैं? आए कि नहीं आ रहे समझ में? चलिए अगला देखिएगा रूट सिस्टम। अब अगला कौन सिस्टम कहलाता है? रूट सिस्टम। तो देखिएगा रूट सिस्टम जनरली पौधे में कितने भाग होता है? 2 रहता है। एक तो टैप रूट और दूसरा क्या होगा? एडवेंटेज रूट, जिसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या बोले आप? हाँ, अब वो फाइबरस रूट बता रहा हूँ तेरा घर में। टैप रूट, एडवांटेज रूट बोलते हैं। इधर समझिएगा दोनों को यार। सबसे पहले आपके पास कौन सा रूट दिख रहा है? टैप रूट। टैप रूट मतलब क्या होगा? मूसला जड़े। दूसरा कौन सा जड़े होगा? एडवांटेज रूट। इधर देखिएगा, ये पौधे का क्या मतलब? ये क्या हुआ? मिट्टी। ये क्या हुआ भाई? मिट्टी के एक लेयर है। यहाँ पास बीज आया और इसका रूट जमीन के गहराई तक के चला गया, तो वो कौन सा रूट होगा? टैप रूट। यहाँ पास बीज आया, यहाँ पास गहराई ना जाके यहीं पास ऐसे फाइबर्स के रूप में होते गया, तो वो कौन सा रूट होगा? आपका एडवांटेज। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? मतलब अपेक्ष भाग की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, और उसके अपेक्ष भाग से ऊपर से बहुत सारे क्या निकलेगा? शाखाएं निकलेगा। वो कहता है अपस्थानिक जड़। आया? मतलब ये पौधे का अपेक्ष भाग यहाँ पास क्या हो गया? रुक गया, और रुकने के पश्चात वहीं से क्या निकलने लगा? शाखाएं निकलने लगा। तब कहलाता है वो अपस्थानिक जड़। आया कुछ समझ? नहीं आया?
तो ना बस स्थानिक जड़ है ये ध्यान से सुनिएगा। टैप रूट मतलब ये चना का बीज है। चना का बीज जल को एब्जॉर्ब किया, इसका जड़ जमीन के बहुत गहराई तक चला गया तो वो मूसला जड़ है। कौन सा जड़ है? मूसला। पहला ये धान का बीज हुआ। धान का क्या हुआ? बीज। ये अंकुरण किया, अंकुरण करने के बाद इसका जड़ की वृद्धि क्या हो गया? रुक गया। रुकने पश्चात इसी के बीच के मतलब तना के भाग से बहुत सारे क्या निकला? शाखाएं निकला। ठीक, तब वो जड़ कहलाता है अपस्थानिक जड़ें। क्लियर? तो डाउट कहीं पास? तो मूसला जड़ें मैं बता दिया आप लोग को। जो भी डाइकाट का प्लांट रहेगा वो उसमें कौन सी जड़ें होगा? मूसला जड़ें। जैसे कि आम, अमरूद, कटहल, शीशम, साल, नीम, पलाश, सागौन, चना, मटर, आलू, ये कौन सा जड़ें होगा आपका? मूसला जड़ें। तो एक सीधा जड़ आया तो क्या कहते हैं उसको? मूसला जड़ें। यहाँ से शाखा निकला तो वो कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी रूट। क्या कहलाएगा वो? प्राइमरी रूट। इससे शाखा निकला क्या कहलाएगा? सेकेंडरी रूट। नहीं आया समझ आ? इससे शाखा निकला तो टर्सरी। बहुत सारे ब्रांच बने। तो ये सब ब्रांच को हम सेकेंडरी टर्सरी ना बोल के एक साथ हम क्या बोल देते हैं? क्लियर? नहीं आया समझ? पक्का? अब दूसरा क्या कहता है? अपस्थानिक जड़ें। तो क्या करोगे एग्जाम्पल लिख के? अरे जो जमीन के गहराई पे गया, जिसका बीज दो भाग में बंट गया, वो हमेशा क्या होगा? मूसला जड़। जिसमें हाँ वो डाइकाट हो गया। अरे जिसमें शाखा नहीं मिलता, जिसमें कोई ब्रांच नहीं रहेगा, वो मोनोकाट का प्लांट। तो गन्ना क्या होगा? नारियल क्या होगा? बांस क्या होगा? गेहूं, चावल, सब क्या होगा? आया कुछ समझ? जिसमें शाखा नहीं मिलेगा वो मोनोकाट है। अरे जिसमें ब्रांच नहीं बटता, जिसमें शाखा नहीं पाया जाता, वो पौधा हमेशा मोनोकाट का प्लांट। मतलब जिसके बीज को काटोगे तो बराबर भाग में नहीं बटेगा, वो क्या कहलाएगा? मोनोकाट। जिसमें कभी भी पौधे की पत्ती का ओरिजिन दो पत्ती नहीं होता, हमेशा पौधे की पत्ती पहली बार एक होगा। आया समझ? नहीं आया? जैसे कि धान के पौधे की पत्ती ऐसे अगर ग्रो करता है तो एक ही ठो निकलेगा डंडा। ठीक, अगर चना का पौधे का बीज ऐसे अंकुरित करता है तो यहाँ इधर पत्ती निकलेगा, इधर, तो ये डाइकाट। आया समझ? अभी भी नहीं आया? पक्का? क्लियर हुआ? तो खजूर कौन सा पौधा है? गुड। आ गए समझ? अब खजूर मत देखना, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है लगा, लेकिन उसमें शाखा नहीं है। एक डंडा उंगली ऊपर गया रहता है, फलता है, कोई शाखा वाखा नहीं है, मतलब वो मोनोकाट का प्लांट। आया समझ? सर ये झाड़ी वाड़ी किसमें है? गुलाब वगैरह वो सब डाइकाट का प्लांट है। बोला ना, जिसमें शाखा मिलेगा, ब्रांच मिलेगा, वो डाइकाट। जिसमें शाखा और ब्रांच नहीं मिलेगा, मोनोकाट। तो घास क्या होगा? घास बोला मैं, वो एक बीजपत्री पौधा। आया समझ? नहीं आया? वो मोनोकाट है। आया मोनोकाट होगा? नहीं आया? क्लियर हुआ? नहीं आया तभी। तो सुपारी क्या है? सुपारी, सुपारी तो मोनोकाट। हमारे बीज नहीं देखे हो जिसको दो भाग में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। आया समझ? वो मोनोकाट है। क्लियर हो गया? गुड। अब अगला क्या बता रहा था मैं? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, क्या होता है भाई आपका? अपस्थानिक जड़ें। तो इसमें धान वाला सब आएगा यार। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक के?
Yes, कोई sir. डाउट कहीं पास? अब हेडिंग डालिए आप लोग, मतलब लिखिएगा मूसला जड़ का रूपांतरण, लिखिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मूसला जड़ का रूपांतरण। अब मूसला जड़ का रूपांतरण ये काम का है, इधर से काम का है आप। ठीक, किसका रूपांतरण देखते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन अब क्या कहते हैं भाई? टैप रूट। ठीक, तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में क्या होता है कि भोजन को संग्रह करने के आधार पर, किसके आधार पर? भोजन को संग्रह करने के आधार पर उसका साइज और शेप क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? तो पहला लिखिएगा आपका कोनिकल। कोनिकल मतलब होता है शंक्वाकार। शंक्वाकार मतलब क्या होगा? कोनिकल। इधर देखिएगा कोनिकल, कोनिकल मतलब क्या होता है अभी आपका? शंक्वाकार। तो इसका समझिएगा शंक्वाकार का उदाहरण, मतलब इसका अपेक्ष भाग चौड़ा, अपेक्ष भाग क्या रहेगा? चौड़ा, और सबसे निचली भाग क्या रहता है? सकरा रहेगा। मतलब ऊपर भाग क्या रहेगा आपका? मोटा, और निचला भाग क्या होगा? सकरा। तो वो क्या कहलाएगा? शंक्वाकार। मतलब क्या कहते हैं उसको? कोनिकल शेप। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? गाजर. गाजर बस आएगा, मूली नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा इसमें? गाजर। तो कोनिकल शेप में क्या होगा? रैट, मतलब क्या बोलते हैं उसको? गाजर। पैरेट बोलते हैं ना। सर बोलिए भी तो. अरे लिखवा रहे हैं भाई, सब अलग अलग होता है, पहले सुन तो लो। ठीक, पहले समझ लो। अगर ऊपर का हिस्सा क्या है? चौड़ा, नीचे का क्या है? सकरा, तो वो कौन होगा? शंक्वाकार, मतलब कोनिकल शेप। आया समझ यहाँ तक के? दूसरा लिखेगा, इधर देखेगा, आ गया समझ? मतलब यहाँ पास अग्र भाग क्या था? चौड़ा, और पश्च भाग क्या है? सकरा। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कोनिकल गाजर का। दूसरा होता है आपका फ्यूजीफार्म। दूसरा लिखेगा फ्यूजीफार्म, मतलब तरकुरु। फ्यूजीफार्म, तरकुरु, तरकु। ठीक, फ्यूजीफार्म आप ध्यान से समझिएगा। इसका पौधा का मूल शीर्ष भाग, पौधा का मूल शीर्ष भाग क्या रहेगा? पतला, और इसका मध्य भाग क्या रहेगा? मोटा। आया समझ? इसका शीर्ष भाग क्या है? पतला है। शीर्ष भाग क्या है रे? पतला है, और मध्य भाग क्या है? मोटा। नीचे क्या है? शंक्वा। तब ये क्या कहलाएगा? फ्यूजीफार्म। तब इसका एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? मूली। आया समझ? नहीं आया? मतलब एक भोज्य पदार्थ को क्या कर रहा है? संग्रह कर रहा है, इसके कारण इसका आकार और साइज से क्या हो रहा है? अलग अलग। कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता दिया। कोनिकल शेप मतलब केवल आपका गाजर, जो सीधा ऊपर क्या रहेगा आपका? मोटा, और नीचे क्या रहेगा आपका? सकरा। इसमें ऊपर शीर्ष भाग क्या रहेगा? पतला, मध्य भाग क्या होगा? मोटा, और निचला भाग क्या होगा? आया समझ? तो ये क्या कहलाएगा? तरकु रूप, मतलब फ्यूजीफार्म। एग्जाम्पल कौन होगा? मूली। अब तीसरा लिखिएगा नेपिफार्म, कुंभी रूप। मिटा दो इसको। आप लोग को समझ आ रहा है जी? अनुप्रिया समझ आ गया आपको? दीपा क्या बोलते हैं? संगीता, दीपिका, गायत्री, जितेंद्र, ज्योतिरात्रे, माधुरी, मनीषा, नेहा, राजकुमारी, राजनंदनी, रेखा, सबा खान, संगीता, सुमित्रा, सुप्रिया, विजय, विनोद। आ रहे ना समझ यार? और ये बताना कितने लोग का गुरु दक्षिणा नहीं हुआ है? कितने लोग का नहीं हुआ रे? सबका हो गया क्या? कैसे कुछ नहीं बोल रहे हो यार?
हाँ ठीक है, चलिए तीसरा लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा उसको कुंभी रूप। तीसरा क्या होगा? कुंभी रूप, जिसको कहते हैं अपन नेपी फार्म। नेपी फार्म क्या कहते हैं उसको भाई? नेपी फार्म। लिखेगा कुंभी रूप या नेपी फार्म। हो गया लिखा है? इधर देखिएगा, नेपी फार्म मतलब क्या होता है? इधर देखिएगा, इसका आधारीय भाग कौन सा भाग कहता है? इसका आधारीय भाग फूल कर। आधारी भाग क्या होता है? फूल कर। ठीक है, एक गोलाकार संरचना बनाता है। आधारी भाग क्या होता है? फूल कर गोलाकार क्या बनाएगा? संरचना बनाएगा। तब उसे हम क्या कहते हैं? कुंभी रूप या नेपी फार्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, चुकंदर या सलजम। उदाहरण क्या होगा? चुकंदर, और दूसरा कौन होगा आपका? सलजम। पहला क्या बताया? कोनिकल, गाजर, फ्यूजीफार्म, मूली, और नेपी फार्म आपका चुकंदर और आपका सलजम। क्लियर हुआ? तीसरा लिखेगा कंदील फार्म, ट्यूबरस। सॉरी हाँ, चौथा लिखेगा कंदील फार्म। सर ये चुकंदर रूट में आएगा? चुकंदर आएगा नेपी फार्म में। नहीं मतलब रूट का ही हिस्सा पड़ रहा है ना? सब तो रूट ही तो पढ़ रहे हैं अभी नहीं तक उसको की। तो मतलब वो रूटी में आएगा। हाँ अभी बताया ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अरे जो जमीन के अंदर है, तो जमीन के अंदर मतलब क्या है? रूट है। आलू को छोड़ के, अदरक को छोड़ के, प्याज को छोड़कर, लहसुन को छोड़कर, वो सब बताऊंगा, पहले शांत रहिए। मैं बोला ना, नहीं है समझ? ये मॉडिफिकेशन अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं अपन? रूट पढ़ रहे हैं। अरे डेली हंसिया में काटते हो, सब याद आ जाएगा आप लोग को। क्लियर हुआ? बस आप लोग देखते चले जाइए, नहीं समझ आएगा पूछ लेना। क्लियर हुआ यार? आगे जमा हो गया। एक मिनट रुक जा, फिर ये लाओ। चौथा लिखते हैं अपन कंदील। 2 मिनट बस। चौथा लिखिएगा कंदील, यहीं रुक जाओ। चौथा क्या कहता है भाई? कंदील। कंदील मतलब क्या कहता है? ट्यूबरस। क्या कहता है भाई? कंदील मतलब ट्यूबरस। इधर देखिएगा, कंद, कांदा। कंद मतलब क्या होता है? कांदा। मतलब कहता है इसका आधारी भाग अत्यंत पतला होगा। इसका आधारी भाग क्या होगा? अत्यंत पतला होगा। कभी मोटा, कभी पतला, कभी मोटा और पतला रहेगा। ऐसा क्या होगा आपका? ट्यूबरस मतलब कंदील होगा। इसके अंतर्गत आता है आपका गुलबास। क्या आएगा? गुलबास। गुलबास बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुलबास। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? भोजन को संग्रहित करने के आधार पर मूसला जड़ के प्रकार, मॉडिफिकेशन। अब दूसरा लिखेंगे, अगला अब लिखेगा मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। अब दूसरा हेडिंग डालेगा यांत्रिक सहारा के आधार पर। लिखेगा यांत्रिक आधार के रूपांतरण। लिखेगा आधारी